नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएचयू बीएससी एजी के 2019 के केमिस्ट्री सेक्शन को। रीजनिंग का पार्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, अब हम केमिस्ट्री के पार्ट को डिस्कस करेंगे। आगे वाले पोर्शंस के वीडियोज़ भी आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, द एडजॉर्प्शन ऑफ केमिकल स्पीसीज फ्रॉम सॉल्यूशन ऑन सॉलिड सर्फेसिस यूजुअली फॉलोज। किसी भी सॉल्यूशन से एडजॉर्प्शन का फिनोमेना, सॉलिड सरफेस पर उसका एडजॉर्प्शन होना, कौन सी इक्वेशन को फॉलो करता है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो लैंगमुयर इक्वेशन को फॉलो करता है। लैंगमुयर इक्वेशन, ये इक्वेशन वो फॉलो करता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल में बाद में लेक्चर सीरीज में हमारी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl टू फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड ए रेड कलर कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन ड्यू टू। डाइल्यूट HCl का आपने एडिशन कर रखा है प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड में, फेरिक हाइड्रोक्साइड में, तो आपका जो रेड कलर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा वो कैसे बनेगा? तो मैं आपको बता दूं, वो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा रेड कलर का कोलाइडल सॉल्यूशन, वो पेप्टाइजेशन के फिनोमेना पर बनेगा। पेप्टाइजेशन वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, यहाँ पर एक है डाइल्यूशन नहीं होगा, डायलिसिस नहीं होगा, बाकी 2 ऑप्शन पीछे दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3 है आपका पेप्टाइजेशन, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आपको उनको करेक्टली मैच करवाना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ब्रॉन्स्टेड, ये नहीं होगा, ब्रॉन्स्टेड का तो एसिड और बेस का कंसेप्ट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट नंबर हिट्सडॉर्फ, ट्रांसपोर्ट नंबर हिट्सडॉर्फ, हाँ दोस्तों ये आपका करेक्टली मैच है। ट्रांसपोर्ट नंबर हिट्सडॉर्फ का दिया हुआ ये बिल्कुल करेक्ट है। डाइपोल मोमेंट एनहियंस का दिया हुआ नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ टेंडल नहीं है, ये दोनों आपके गलत है। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट नंबर हिट्रॉफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर डबल हो जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका 4 टाइम हो जाता है। तो ऑर्डर बताना है आपको, तो इक्वेशन आप लिख देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन। यहाँ पर टू द पावर आप n मान सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जब इसका कंसंट्रेशन डबल होता है तो कंसंट्रेशन जो A का है ये 2A हो जाता है, तो 2A टू द पावर n हो जाता है। तो ये इनिशियल आपका दूसरा वाली कंडीशन है। तो इसका r डैश का जो वैल्यू है ये 4r के इक्वल है। तो यहाँ पर आप इक्वेट भी कर सकते हो ऐसे कि k इंटू 2A टू द पावर n इज इक्वल टू 4k इंटू A टू द पावर n। यहाँ से 2 को बाहर निकालेंगे, 2 टू द पावर n, k इंटू A टू द पावर n विल बी इक्वल टू 4k A टू द पावर n। k टू द पावर n से ये पूरा कट जाएगा, k भी कट जाएगा। 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 4, इसको आप ऐसे देख सकते हो, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, n का वैल्यू आ गया 2। यानी कि आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n का वैल्यू होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो n का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो डायरेक्टली कि जब रेट ऑफ रिएक्शन आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करते हो तो ये 4 टाइम्स हो जाता है, यानी कि यहाँ पर इसको 2 को 4 बनने में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यानी कि सेकंड ऑर्डर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 0.004 मोलर एक्वस Na2SO4 सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ 0.01 मोलर एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 इज। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। दोस्तों आइसोटोनिक का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। आइसोटोनिक का मतलब ये होता है 2 ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका इक्वल हो तो वो 2 सॉल्यूशन एक दूसरे के आइसोटोनिक हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आइसोटोनिक के लिए पाई 1 विल बी इक्वल टू पाई 2, यानी कि यहाँ पर कंसंट्रेशन C1R इंटू टी विल बी इक्वल टू C2R इंटू टी। R से R कट जाएगा, यहाँ पर R और T, C1 इज इक्वल टू C2। लेकिन ये जो सॉल्यूशन है Na2SO4 का,
इसमें क्या होगा कि ये आयंस फॉर्म करेगा, और क्योंकि ये कोगुलेटिव प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर एक टर्म ये आपका वेंट हॉफ कांस्टेंट आ जाएगा, तो वेंट हॉफ फैक्टर आई लग जाएगा यहाँ पर, तो एक तरफ हो जाएगा आई इंटू 0.004 इज इक्वल टू 0.01। यहाँ से आप आई का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, तो आई का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद एक चीज़ और देखेंगे आप कि Na2SO4 को आप डिजॉल्व करोगे पानी के अंदर, मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख देता हूँ, तो आपका फॉर्मेशन होगा 2Na प्लस का और SO4 का, यानी अगर ये 1 माइनस अल्फ़ा है तो ये आपका अल्फ़ा और ये आपका अल्फ़ा बनेगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे कि डिसोसिएशन का वैल्यू अल्फ़ा है, यहाँ से आप इन सब की वैल्यू को ऐड कर दोगे तो यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा यानी कि 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू इक्वल हो जाएगा इस आई के इक्वल। आई का वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे तो यहाँ से आएगा आपका 2.5, यहाँ पर जो है 2 अल्फ़ा यहाँ पर सॉरी बनेगा 2 अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1 अल्फ़ा अगर यहाँ से डिसोसिएट होता है तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर अल्फ़ा का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा आप करेंगे यानी कि 1 प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। आई का कि इसका वैल्यू आई के इक्वल होगा, आई का वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। 2 अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 1.5, अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 0.75, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया आपका 0.75, लेकिन ये परसेंटेज वैल्यू नहीं हुआ। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए आपको इसको इंटू 100 करना होगा, तो 75% आपका आ जाएगा, 75% वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है Cu प्लस एक्वस इज अनस्टेबल इन अ सॉल्यूशन एंड अंडरगोज साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये इक्वेशन दिया हुआ है। इफ़ ई नॉट रिडक्शन वैल्यू आपको दे रखा है Cu2 प्लस का Cu में चेंज होने के लिए 0.34 वोल्ट, ई नॉट का वैल्यू दे रखा है Cu2 प्लस का Cu प्लस में चेंज होने के लिए 0.15 वोल्ट। द ई नॉट ऑफ द अबव रिएक्शन विल बी, इसका ई नॉट वैल्यू निकालना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डेल्टा जी के मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। डेल्टा जी मेथड से वो होगा कैसे कि Cu सॉलिड है आपका, ये आपका रिएक्शन कर रहा है Cu2 प्लस बना रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। इसके केस में आप डेल्टा G1 निकाल लें। डेल्टा जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -NFF, ये देखिए माइनस ई नॉट एफ ऑफ सेल। तो यहाँ डेल्टा G1 आप कैलकुलेट करेंगे यानी कि -2 इंटू 0.34 इंटू एफ। एफ यहाँ पे फेराडे कांस्टेंट है, 1 फेराडे का इक्वल वैल्यू होता है 96500 कॉलम। ये हम रख नहीं रहे हैं, रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप देखते जाइए, इसको सॉल्व करेंगे। Cu2 प्लस फिर आपका कन्वर्ट हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पर ऐसे Cu प्लस में, इसके लिए डेल्टा G2 आप कैलकुलेट कर लीजिए। बिल्कुल सिमिलरली ये हो जाएगा -1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पर 2 का चेंज था, इंटू 0.15 इंटू एफ। ठीक, डेल्टा G3 तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए आप निकालोगे वो हो जाएगा डेल्टा G1 इंटू डेल्टा G2। इसका वैल्यू आपका मल्टीप्लाई करोगे तो 0.53 एफ के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर ई नॉट की अगर मैं बात करता हूँ तो ई नॉट के लिए रिडक्शन के लिए ऑक्सीडेशन की वैल्यू लिखोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ से ई नॉट का वैल्यू निकालोगे इसके केस में तो ये आपका 0.53 हो जाएगा वोल्ट में, और जो नेट आपका ई नॉट का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा इन दोनों का सम, यानी कि 0.53 माइनस 0.15, तो आपका आ जाएगा 0.38 वोल्ट। 0.38 वोल्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्लस साइन के साथ। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है 1 ग्राम ऑफ ए डिकेज बाय बीटा इमिशन टू 0.125 ग्राम इन 200 ईयर्स। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज, हाफ लाइफ की बात कर रहा है और आपको 1 ग्राम से डिके हो रहा है, 1 ग्राम से चेंज हो जाता है आपका 0.125 ग्राम में। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप के जो है रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालोगे। इसका फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन टी लॉग फाइनल अपॉन इनिशियल। इनिशियल आपका 1 ग्राम है, ये हो जाएगा फाइनल। यहाँ से आप के का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और टी हाफ का जो वैल्यू आता है वो होता है 0.693 अपॉन के।
इसकी मदद से आप के कैलकुलेट करके यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आपका 66.6 ईयर के अराउंड आएगा। इसको आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, द कोगुलेशन वैल्यू ऑफ AlCl3 एंड NaCl आर गिवन इतना इंटर रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ कोगुलेटिंग पावर ऑफ दीज क्लोराइड्स विल बी। कोगुलेटिंग पावर का रेशियो आपसे पूछा गया है, तो मैं आपको बता दूं, जो कोगुलेटिंग पावर होती है, कोगुलेटिंग पावर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेटिंग वैल्यूज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेटिंग वैल्यूज के। इसको अगर इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट आप लिखना चाहो तो मान लीजिए AlCl3 को अगर आप लिखोगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा। इसकी वैल्यूज आपको दी हुई है 0 इतना। NaCl के लिए आप लिखोगे रिस्पेक्टिवली तो ये हो जाएगा आपका K/0 जो है 5/2। इन दोनों का रेशियो निकाल लोगे AlCl3/NaCl, तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 52/0.093। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका 559:1 का रेशियो लगभग बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच इज द ग्रुप रिएजेंट फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ Mg के प्रेसिपिटेशन के लिए कौन सा ग्रुप एजेंट लगेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, NH4Cl का NH4OH के साथ NH4 twice HPO3, ये वाला जो आपका है ऑप्शन नंबर 3, ये रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन कराने के लिए मैग्नीशियम का। प्रेसिपिटेशन ऑफ Mg के लिए हम लोग इस रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एटॉमिक नंबर ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कौन सा है दोस्तों, कौन सा नहीं है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि 29 कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है, कॉपर एक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, ये 3D सीरीज को बिलोंग करता है। आगे चलकर लेक्चर सीरीज अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो मैं आपको 3D 4D और बाकी भी सीरीज पढ़ाऊंगा, 5D वगैरह। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन के बारे में वहाँ पर डिटेल से चर्चा होगी। अभी के लिए आप ना जान लीजिए कि कॉपर जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, 3D सीरीज से बिलोंग करता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोस्ट्रक्चरल दैट इज हैविंग द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जानते हैं वो बड़ा सा फॉर्मूला आप लिखते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐड कर देंगे। सिग्मा प्लस पाई के फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा का मतलब ये हो गया कि आपको कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड गिवन है, जैसे कि मान लीजिए कि NF3 आपको गिवन है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 3, और पाई मतलब लोन पे इलेक्ट्रॉन्स कितने वो आप कैलकुलेट कर दोगे। सिग्मा और पाई को ऐड करके आप हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कर सकते हो। इसको जब आप करके फाइंड करोगे बिना फॉर्मूला लगाए इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए, तो ऑप्शन नंबर आपका ये 1 आपका नहीं होगा सही। पीछे चलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों ही केस का हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और लगभग शेप भी सेम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, अल्मोनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अल्म्यूना Al2O3 बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ। अल्मूना जो अल्मोनियम का एक्सट्रैक्शन होगा इसके ओर से होता कैसे है, क्रायोलाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्रायोलाइट का इस्तेमाल करते हैं CaF2 के प्रेजेंस में और उसका एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है आपका Na3AlF6। Na3AlF6 का इस्तेमाल हम करेंगे तो रिएक्शन आपका बनता है कि Al2O3 प्लस Na3AlF6 प्लस CaF2। इसका इस्तेमाल करके हम लोग जो है एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं उसके ओर से। तो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे तो ऑप्शन मैच कराते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। कौन सी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड के लिए? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है ऑल ऑक्सो एसिड्स ऑल्सो ऑल ऑक्सो एसिड कंटेन टेट्राहेड्रल 4 कोऑर्डिनेटेड फॉस्फोरस। दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल ऑक्सो एसिड कंटेन एटलीस्ट 1 p डबल बॉन्ड O यूनिट एंड 1 POH ग्रुप। दोस्तों ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगली दो स्टेटमेंट्स देखते हैं। अगली स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 3, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ये स्टेटमेंट भी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 है हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज डाइप्रोटिक एसिड। तो ये स्टेटमेंट गलत है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है वो मोनोप्रोटिक एसिड होता है, वो मोनोप्रोटिक एसिड होता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, द पेयर ऑफ स्पीसीज विद द सेम बॉन्ड ऑर्डर इज। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इन पेयर निकालना है जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो। बॉन्ड ऑर्डर के लिए मैंने आपको पहले भी एक ट्रिक बताई थी। 40 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल जोड़ के अगर आपके बनते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। 15 के लिए यहाँ 0.5 माइनस करते चले जाते हैं, 16 के लिए फिर से 0.5 माइनस, 17 के लिए फिर 0.5 माइनस, 18 के लिए फिर 0.5 माइनस, 19 के लिए फिर 0.5 माइनस। पीछे जाएंगे सिमिलरली फिर से 0.5 माइनस करेंगे, ये 2.5 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 11 के लिए 1.5 हो जाएगा और यहाँ पर आप देखोगे 10 के लिए आपका 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। तो N2 में होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स और 14 और ये 16, 14 और 16 का बॉन्ड सेम नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। सेकंड है यहाँ पर 7 और 8 यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्ड आपका सेम नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे O2 2 माइनस यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ P2 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 और 18 का बॉन्ड सेम होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाले को भी कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाले में 15 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे 14 है, 14 15 फिर से सेम नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच वन इज द स्मॉलेस्ट आयन अमंग दीज। ये 4 आयन्स आपको दिए हुए हैं, इसमें से स्मॉलेस्ट आयन कौन सा होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो आयन उतना बड़ा होगा। मतलब मोर द नेगेटिव चार्ज लार्जर इज द आयन। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर जिसके ऊपर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है वो उतना बड़ा आयन है, तो लीस्ट आपका स्मॉलेस्ट कौन सा आयन होगा? जिसके ऊपर कम नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसमें से कम नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, F माइनस के ऊपर है, तो F माइनस वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रुप्स होते हैं, ऊपर ऐसे करके ग्रुप नंबर दिया होता है और यहाँ पर आपके पीरियड्स दिए होते हैं। पीरियड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो क्या पीरियड एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, पीरियड जो होते हैं वो आपका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। एटॉमिक मास को भी पीरियड रिप्रेजेंट नहीं करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑप्शन 3 एंड फोर्थ है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो मैं आपको बता दूं, जो पीरियड आपका होगा, पीरियड आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है आपका पीरियड। अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है और क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं, इसके बारे में पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर की वीडियो सीरीज बहुत जल्द आ रही है, हो सकता है नेक्स्ट वीक से वो अपलोड भी होने लगे, तो इसको आप ज़रूर फॉलो करें और देखें। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ बोरॉन रिंग।
फॉर्म्ड ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रेट का टेस्ट करते हैं तो नाइट्रेट के टेस्ट में अगर आप बाद आपने पढ़ा होगा, पढ़ेंगे भी, बोरॉन ब्राउन रिंग टेस्ट होता है और इस रिंग का फॉर्मेशन होता है, उस रिंग एक जो होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है FeH2O5NO, यहाँ पर डाई पॉजिटिव होता है। ये होता है आपका जो नाइट्रेट टेस्ट में ये कंपाउंड फॉर्म होता है, यही आपका ब्राउन रिंग को रिप्रेजेंट भी करता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 3 से मैच करता है, ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विच वन इज मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक कौन सा है, इसके ऑप्शंस पीछे हैं, पीछे ऑप्शंस को देखते हैं। ये ऑप्शंस है आपके सामने, फिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, एनिसॉल एंड रिकोनिकॉल। तो इसमें से कौन सा एसिडिक ज़्यादा है, तो एसिडिक वो ज़्यादा होगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो फिनॉल जो होगा वो आपका ऐसे होगा, और पैरानाइट्रोफिनॉल यानी कि पैरा पोजीशन में आपका ये नाइट्रो ग्रुप होगा। मोस्ट एसिडिक की बात आएगी तो पैरानाइट्रोफिनॉल इन चारों में सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक सबसे ज़्यादा पैरानाइट्रोफिनॉल होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स। इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या फॉर्म होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर टर्मिनल पे आपका OH ग्रुप होता है, टर्मिनल पे अगर आपका OH ग्रुप होता है तो और उसका ऑक्सीडेशन होता है तो आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। टर्मिनल पे OH ग्रुप है अल्कोहल के और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अगर बीच में कहीं OH ग्रुप आ रहा है और यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं तो इस केस में आपका कीटोन का फॉर्मेशन होगा ऑक्सीडेशन करने पर। फिर से समझ लीजिए, टर्मिनल पे आपका अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा वो। बीच में कहीं पे अगर OH ग्रुप है और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। इथाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड गिव करेगा और एल्डिहाइड यहाँ पर एसिटिल एल्डिहाइड है। ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन में कोई चेंज नहीं होता ऑक्सीडेशन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है दोस्तों। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होने का मतलब क्या हुआ कि वो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो, या फिर अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आप 1 पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये 1 ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक, तो ये करेक्ट हो सकता है। और बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है, यहाँ पर OH2 यानी कि OH2 गिवन है, यानी कि वो H2 ही है, NH2 और N-OH। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग ये कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग आपका फर्स्ट ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इनमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से किसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट होगा। पिक्रिक एसिड के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं होता है। पिक्रिक एसिड का मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आपका ट्राई 3 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है और यहाँ पर OH, ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी आप इसको कह सकते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल TNP, इसी को पिक्रिक एसिड कहते हैं। यहाँ पर कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है कि लैक्टिक एसिड इज अ मॉलिक्यूल विच शो। लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपका कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो मैं आपको बता दूं, लैक्टिक एसिड जो होता है वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को वो शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, डेविएशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। मतलब उसका सॉल्यूशन अगर होगा और उससे आप पोलराइज्ड लाइट को पास कराने की कोशिश करोगे तो होगा क्या कि वो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में डिवाइड कर जाएंगी। L और D का फॉर्मेशन होता है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे।
लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि लैक्टिक एसिड जो होता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ज्योमेट्रिकल है, ये नहीं होगा। दूसरा टॉटोमेरिज्म है, ये भी नहीं होगा। तीसरा और चौथा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, मिथेनॉल इज नोन ऑल्सो नोन एज। मिथेनॉल को किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, मिथेनॉल जो होता है उसको वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। वुड अल्कोहल के नाम से मिथेनॉल को जाना जाता है। डीनेचर्ड अल्कोहल को नहीं जाना जाता। डीनेचर्ड अल्कोहल में एक्चुअल में आपका इथेनॉल के साथ जब आप स्मॉल कंसंट्रेशन में मिथेनॉल का मिक्सचर बना देते हैं तो उसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। दोनों का मिक्सचर रहता है डीनेचर्ड में। वुड अल्कोहल में केवल और केवल मिथेनॉल रहता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से लीस्ट बेसिक कौन सा बताना है। दोस्तों बेसिक प्रॉपर्टी अगर आप जानोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर नाइट्रोजन आपका ग्रुप प्रेजेंट है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो या फिर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, तो वो एज अ लिविस बेस बिहेव करेगा। तो इनमें से किसमें नाइट्रोजन को के इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी कम होगी, वही आपका लीस्ट बेसिक होगा। 3 ऑप्शन आपको गिवन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप है, यहाँ पे भी दे सकता है नाइट्रोजन आराम से। यहाँ पर 2 जो है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ का भी नाइट्रोजन दे सकता है। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 हो जाएगा लीस्ट बेसिक। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, कॉन्जुगेशन में चला जाएगा और रेजोनेंस की प्रॉपर्टी को शो करेगा। रेजोनेंस की प्रॉपर्टी को शो करने की वजह से वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा और लीस्ट बेसिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, द नाइट्रोजन एटम इन पायरिडीन इज। पायरिडीन के अंदर नाइट्रोजन एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो पायरिडीन को पहले आप बना लीजिए। पायरिडीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है, यहाँ पर फिर ये होता है और ये ऐसे फिर से एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड रहेगा। ये आपका पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। पायरिडीन आपका ऐसा दिखता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन एटम जो है डबल बॉन्ड एक तरफ फॉर्म कर रहा है, एक तरफ सिंगल फॉर्म कर रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब सिंगल बॉन्ड कोई एटम फॉर्म करता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। डबल बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है तो वो sp हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ नाइट्रोजन जो है डबल बॉन्ड के साथ एक तरफ जुड़ा हुआ है, तो ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज होगा। sp2 हाइब्रिडाइज वाला ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अभी के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन पेपर का रिस्पेक्टिव आगे का पोर्शन होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी एस्पिरेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस में या फिर कोई क्वेरीज़ हैं आपकी, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम के चैनल पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।